ई लर्निंग क्लास के माध्यम से मैं डॉक्टर शेखर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, नंदलाल सिंह कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, आपके समक्ष राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत उच्च न्यायालय पर विस्तार से चर्चा करूंगा। पिछले ई लर्निंग क्लास के माध्यम से हमने न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय पर आपके समक्ष विस्तार से चर्चा की थी। हम जानते हैं कि राज्य न्यायपालिका राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर गठित होती है। भारत में भी संघीय न्यायालय के अलावा विभिन्न राज्यों की न्यायपालिकाएं हैं। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। भारत में राज्य न्यायपालिकाओं की स्थापना राज्य सरकारों के तीसरे अंग के रूप में की गई है। उच्च न्यायालय तो संघीय सरकार के तीसरे अंग का उपभाग है, क्योंकि उसका संगठन तथा क्षेत्राधिकार राज्य का विषय न होकर संघीय सरकार के विषय हैं। भारतीय राज्यों की कार्यपालिकाओं तथा विधान मंडलों को उच्च न्यायालय के गठन आदि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। फिर भी उच्च न्यायालय एक अर्थ में राज्यों में सबसे बड़े न्यायालय हैं, क्योंकि राज्यों के न्यायिक क्रम में ये शीर्ष पर स्थित हैं। हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद दो या अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। भारत के प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की संख्या संविधान में निश्चित नहीं है। न्यायाधीश की संख्या राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संसद बढ़ाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के संबंध में राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। 1993
के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति का पूर्ण नियंत्रण ले लिया गया और इस प्रकार सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली बना दी गई। इस प्रणाली का विवरण हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के संगठन में चर्चा कर चुके हैं। अस्थायी न्यायाधीशों के अलावा उच्च न्यायालय में अस्थायी तथा अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हो सकती है। अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार इन योग्यताओं में यह निर्धारित है कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो, उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो और वह 65 वर्ष से कम आयु का हो। अपने पद ग्रहण करने से पूर्व न्यायाधीश को राज्यपाल के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान में विहित प्रपत्र के अनुसार शपथ ग्रहण करना पड़ता है। न्यायाधीशों का वेतन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 के अनुसार दूसरी अनुसूचित में वर्णित वेतन भत्ते मिलेंगे। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संशोधन अधिनियम 218 के अनुसार 2,50,000 रुपये प्रतिमाह और अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वित्तीय आपात के दौरान इनके वेतन में कटौती भी की जा सकती है। उच्च न्यायालय को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रखने के लिए उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय के अधिकार के बारे में चर्चा करने के क्रम में हम कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय को
बहुत ही व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके क्षेत्राधिकार में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार महत्वपूर्ण है। भारत के सभी उच्च न्यायालयों को अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त हो गए हैं। संविधान लागू होने से पहले यह अधिकार केवल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों को प्राप्त था। भारत के अन्य उच्च न्यायालयों को केवल अपीलीय अधिकार प्राप्त था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राजस्व प्रकरणों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों की बहाली कर दी गई। राजस्व तथा उससे संबद्ध विषय भी अब उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आ गए हैं। यदि उच्च न्यायालय को यह समझ में आ जाए कि कोई विधि संविधान के विपरीत है तो वह उसे अवैध घोषित कर सकता है। इसको देखते हुए प्रारंभिक क्षेत्र में उच्च न्यायालय के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से अधिक प्रतीत होते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपीलीय क्षेत्राधिकार आते हैं। भारत के उच्च न्यायालयों को दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों में अपीलीय अधिकार प्राप्त है। कोई भी दीवानी मुकदमा उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न न्यायिक निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है। उस फौजदारी मुकदमों की अपील भी उच्च न्यायालय में हो सकती है जिनमें जिला न्यायाधीश या किसी अन्य निर्धारित दंडाधिकारी ने 4 वर्ष से अधिक के कारावास का दंड दिया हो। सेशन कोर्ट के द्वारा दिए गए मृत्युदंड की अपील भी उच्च न्यायालय में हो सकती है। इसके साथ ही साथ मृत्युदंड जब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता, जब तक उसे उच्च न्यायालय के द्वारा संपुष्ट न कर दिया जाए, किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया गया निर्णय भी उच्च न्यायालय में लाया जा सकता है। हमारे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 134 के अंतर्गत किसी भी जिला मजिस्ट्रेट जिलाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। दीवानी और फौजदारी मामलों के अलावा उच्च न्यायालयों को अन्य विषयों में भी अपीलीय अधिकार हैं। राजस्व संबंधी सभी मुकदमों की अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। आयकर, बिक्री कर, विभिन्न न्यायाधिकरण जो स्थापित किए गए हैं उनके फैसले के विरुद्ध भी उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। उत्तराधिकार, दिवालियापन, पेटेंट,
भूमि प्राप्ति, संरक्षता से संबंध मुकदमों की अपील भी उच्च न्यायालय में की जा सकती है। उच्च न्यायालय अपने निर्णय का पुनर्विलोकन भी कर सकता है। उच्च न्यायालयों में प्रारंभिक तथा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी एक न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध पुनः अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय के अन्य क्षेत्राधिकारों में मूल अधिकार का संरक्षक का अधिकार भी उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। संविधान लागू होने के पहले यह केवल कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई के उच्च न्यायालयों को प्राप्त था। अब भारत का कोई भी उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार वाले प्रदेश में नागरिकों के मूल अधिकारों के अतिक्रमण में विभिन्न लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जैसे लेख जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केवल उस राज्य के क्षेत्र तक ही विस्तृत है जिस राज्य का वह उच्च न्यायालय है, लेकिन संसद कानून द्वारा उच्च न्यायालय का क्षेत्र 2 या 2 से अधिक राज्यों में तथा केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर सकती है। प्रशासकीय अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229(2) के द्वारा उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित की जाती हैं। इसके लिए वह राज्यपाल तथा लोक सेवा आयोग से परामर्श लेता है। अधीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालयों में अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन सैनिक न्यायाधिकरण इस अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। निरीक्षण संबंधी अपने काम के दौरान उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के कार्य का विवरण मांग सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली को निश्चित करने के लिए नियम बना सकता है। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों तथा डॉक्यूमेंट्सों को रखने के लिए उचित निर्देश दे सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन किसी भी मुकदमे की सुनवाई दूसरे न्यायालय में विचार के लिए उच्च न्यायालय भेज सकता है। किसी भी मुकदमे की सुनवाई को स्थगित करने का आदेश
भी उच्च न्यायालय दे सकता है। उच्च न्यायालय के द्वारा जब संवैधानिक प्रश्न का आभास हो तो उसे अधीनस्थ न्यायालय से अपने पास मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रशासकीय न्यायाधिकरण से संबंधित अधिकार भी प्राप्त हैं, क्योंकि आज राज्य के कार्य में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अनेक प्रशासकीय न्यायाधिकरणों की स्थापना को अर्ध न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। हमारे संविधान में इन प्रशासकीय न्यायाधिकरणों को नियंत्रित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को लेख जारी करने का भी अधिकार जारी किया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए तथा अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उच्च न्यायालय लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में ही लेख जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ अन्य साधारण कानूनी अधिकारों के संबंध में भी लेख जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों के विचाराधीन मुकदमे को अपने अधीन लेने का अधिकार भी प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 के द्वारा यह उच्च न्यायालयों को अधिकार हो गया है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचाराधीन मुकदमे में संवैधानिक प्रश्न निहित हो तो वह मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है। उच्च न्यायालय या तो स्वयं उस मुकदमे पर फैसला दे सकता है या उस संबंध में कानून का प्रश्न निर्धारित कर सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत एक अभिलेख न्यायालय भी आता है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। इनके अभिलेखों को अन्य न्यायालयों में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी वैधानिकता में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय को अवमानना के लिए दंड देने का भी अधिकार प्राप्त है। संसदीय विधि के द्वारा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि या कमी लाई जा सकती है। संसद ने अपने 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारों में कटौती की और पुनः फिर संसद ने अपने 43वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि भी की। इसके क्षेत्राधिकारों पर विस्तृत चर्चा के बाद
यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य न्यायपालिका के शीर्ष पर उच्च न्यायालय है और उसे व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय के कुछ अधिकार तो सर्वोच्च न्यायालय से भी अधिक हो जाते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी निष्पक्षता अत्यंत आवश्यक है। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता कायम रहे, इसके लिए संविधान में भी व्यवस्थाएं की गई। इन व्यवस्थाओं में संबद्ध राज्य या विधानमंडल उच्च न्यायालय की नियमावली तथा संगठनात्मक मामले में कोई हेरफेर नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन तथा अन्य सुविधाओं में उनके पद के दौरान कटौती नहीं की जा सकती। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा ही कदाचार या अक्षमता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। लेकिन यह प्रक्रिया भी बहुत ही कठोर है, जिसके चलते आज तक इसका पालन नहीं हुआ। राज्य विधानमंडल के सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यों की आलोचना नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय के अधिकारियों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश लोक सेवा आयोग तथा राज्यपाल के परामर्श से करता है। इस दृष्टिकोण से भी उच्च न्यायालय राज्य की दलबंदी से अलग हो जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्ति के बाद वहाँ वकालत नहीं कर सकते जहाँ वे न्यायाधीश रह चुके हों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में इस तरह के व्यापक प्रबंध किए गए हैं और ये बड़े पैमाने पर व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के प्रभाव क्षेत्र से मुक्त हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय में भारत के संविधान के अनुसार एक महाधिवक्ता होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। इस पद पर ऐसे ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। महाधिवक्ता अपने पद पर राज्यपाल के इच्छा अनुरूप बना रहता है। महाधिवक्ता के वेतन और भत्ते राज्यपाल के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। महाधिवक्ता का प्रमुख कार्य राज्य के सभी कानूनों पर सरकार को सलाह देना है।
महाधिवक्ता राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कार्यों एवं मुकदमों की पैरवी करता है। वह अपनी इच्छानुसार विधान मंडलों में भाषण भी दे सकता है। जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय में जो काम महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के करता है, वही काम उच्च न्यायालयों में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल करता है। हम आज उच्च न्यायालय के संगठन, इसके लोकतांत्रिक संरचना, इसके महत्व और भूमिका का विश्लेषण किया। हमने वर्णन किया और यह आपको बताया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद जनता के बीच न्यायपालिका के साख में आज काफ़ी वृद्धि हुई है। हालांकि न्यायपालिका ने कुछ और आगे बढ़कर उन कार्य को भी करना प्रारंभ किया है जो कार्यपालिका की जिम्मेदारी है। अपने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई नई व्याख्याएं की हैं। न्यायपालिका को हम आज इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश में और अधिक सकारात्मक भूमिका की उम्मीद करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को इस व्याख्यान के माध्यम से उच्च न्यायालय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।